12.3 से पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये देखें हमें क्या डाटा मिल रहे हैं। यहाँ पर फाइंड क्या करना है ये सुनिश्चित करें। दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं दो स्थितियों में। पहली स्थिति है इंटरनल डिवीजन की, दूसरी स्थिति है एक्सटर्नल डिवीजन की। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से समझें। ये दो बिंदु हैं ए और बी। अब इनको कोई बिंदु 2:3 में विभाजित कर रहा है। कहां से? अंत्य विभाजन। अंत्य विभाजन जब होता है तो जो विभाजन करने वाला बिंदु है वो रेखाखंड के किसी मध्य भाग में ही स्थित रहता है। ए और बी के बीच वाले भाग में ही स्थित होगा। 2:3 में है तो दो भाग तो ए की तरफ होंगे और 3 भाग होंगे बी की तरफ। कुल 5 भाग हो गए। दो भाग तो इधर है और 3 भाग उधर है। मान लीजिए बिंदु सी आपका यहाँ है। ठीक है, ये 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। ए के निर्देशांक आपके दिए गए हैं -2, 3, 5। बी के निर्देशांक दिए गए हैं हमें 1, -4 और 6। अब अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। तो मान लेता हूं सी के निर्देशांक x, y, z है जो हमें फाइंड करने हैं। सी के निर्देशांक क्या मान लिए? x, y, z। तो पहली कंडीशन अंतः विभाजन। अंतर विभाजन वाला बिंदु ज्ञात कर रहा हूं। तो बिंदु सी का x कोऑर्डिनेट ज्ञात करूंगा, y कोऑर्डिनेट ज्ञात करूंगा, z कोऑर्डिनेट ज्ञात करूंगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? mx2 प्लस mx1 अपॉन अनुपात का योग, यह योग होता है। तो m पहले फॉर्मूला लगा रहा हूं, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। अब देखिए m का मान क्या है? 2, n का मान क्या है? 3। ये आपके x1, y1, z1। तो ये है x2, y2, z2। तो x कोऑर्डिनेट से यहां से लूंगा तो m कितना है? m 2। x2 की वैल्यू क्या है? 1। तो 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू क्या है? 3। x2 की वैल्यू क्या है? -2। तो ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखें अपॉन अनुपातों का योग 2 प्लस 3। तो बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? तो बिंदु का मान यहाँ से प्राप्त हुआ। देखिए 2, तो ये माइनस के कितने हो गए? 6। तो माइनस के कितने रह जाएंगे? 4। तो ऊपर रहेंगे माइनस के 4 अपॉन नीचे कितना रहेगा? 5। क्लियर? एक बिंदु आ गया। इसी प्रकार से दूसरा कोऑर्डिनेट y फाइंड करेंगे। तो y के लिए यहाँ m/2 हो जाएगा। क्यों? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। लगाइए, m तो वही है, केवल ये बिंदु बदलने हैं आपको। तो y2 -4, तो कितना बोला? -4 प्लस 3, यही रखना है। ये कितना बोलेगा? 3 अपॉन में वही 2 प्लस 3 क्या प्राप्त होगा? देखिए माइनस का 8 हो गया, यहाँ से 9 हो गया, तो 1 रह गया प्लस का 1/5 ये प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से z कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n वैल्यू लगाएंगे। अनुपात वही है। इसका मान कितना आ रहा है? 6 प्लस 3 इंटू कितना आ रहा है? 5 अपॉन 2 प्लस 3 कितना हो गया? ये 12 ये हो गया, 15 यहाँ से हो गया, 27 हो गया अपॉन 5। अब एक साथ लिखेंगे निर्देशांक रूप में। तो जो बिंदु प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है? विभाजक बिंदु, अभीष्ट बिंदु। जो बिंदु प्राप्त हुआ वो आपको प्राप्त हुआ पहले x कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट, फिर z कोऑर्डिनेट 27/5 ये आ गया। अब बाह्य विभाजन। तो देखिए बाह्य विभाजन में क्या अंतर हो जाता है? केवल माइनस आ जाता है। बाह्य विभाजन जब ज्ञात करोगे तो उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। बाह्य विभाजन वाला बिंदु या तो a की तरफ हो सकता है या b की तरफ हो सकता है। ये हमें कैसे पता चलेगा कौन से तरफ आ रहा है? अनुपात जो दिया है 2:3। तो 2:3 में देख रहा हूं यहाँ से अनुपात AC अनुपात CB, यही तो किया है। अगर इधर आ जाएगा, यहाँ पर C ले लूंगा तो AC अनुपात CB का मान 1 से बड़ा हो गया, तो CB बड़ा हो गया। अगर इधर चला जाएगा तो मैं देख रहा हूं AC अनुपात CB क्या है?
ए सी बिंदु इधर ले लिया तो ए सी का मान बड़ा हो गया, उसका मान छोटा हो गया। अनुपात बड़ा है, इधर आने से अनुपात छोटा है, तो अनुपात कैसा है अपना? छोटा है, 1 से 2/3 है। तो बिंदु किधर होना चाहिए? ए की तरफ, क्योंकि ए सी का मान कम है। ए सी ये बनेगा, ये कहां से बनेगा? सी बी से या बी सी से। तो ए 1 से छोटा आ रहा है 2/3, तो बिंदु कहाँ है? ए के तरफ है। अगर उधर होगा तो अनुपात बड़ा हो जाएगा 1 से। क्लियर? तो स्थिति अगर अवलोकन करें स्थिति का, तो ये स्थिति बन रही है। यहाँ पर आपका ए बिंदु है, यहाँ पर आपका बी बिंदु है, तो जो सी बिंदु है वो इस साइड आएगा। समझ गए ना? तो सी बिंदु इधर होगा, ऐसे बड़ी हुई मान इधर आएगा, अनुपात 1 से छोटा है। तो अब इसके अंतर्गत क्या हो जाता है? कुछ नहीं करना है, केवल या प्लस या वहां माइनस कर देना है, सेम यही रहेगा। तो देखिए बाह्य विभाजन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका सी बिंदु इस प्रकार से, तो सी बिंदु के निशान ए बी वही बने रहेंगे। तो यहाँ पर सी डी वैल्यू डाल रहा हूं मैं, आप समझ रहे हो? एक फॉर्मूला लिख देता हूं, nx2 माइनस nx1 अपॉन n माइनस n, यही तो हो जाएगा। ठीक है, 2 सीधी या माइनस लगा देना है, कुछ नहीं करना है। 1 प्लस की जगह क्या लगाओगे? माइनस, प्लस के स्थान पर माइनस लगाना है। 3 माइनस 2, ठीक है, प्लस के स्थान पर क्या लगा देना था? माइनस, अपॉन नीचे 2 माइनस 3। आगे समझ में? चलो वैल्यू फाइंड करोगे तो 2 ये प्लस का हो जाएगा कितना? 6, 8 हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा? माइनस का 1, टोटल क्या आ जाएगा? -8। इसी प्रकार से बाई कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो अब ये नहीं लिख रहा मैं, अब सीधी वैल्यू लगा रहा हूं, यहाँ पर फॉरवर्ड कर रहा हूं। ठीक है, 2 माइनस 4 यहाँ पर माइनस कर देना है, 3 नीचे 2 माइनस 3 कर देना है। तो देखिए ये माइनस का हो गया 8, ये भी माइनस का हो गया है 9, तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 9 8 17 हो जाएंगे। अपॉन नीचे भी माइनस का 1, तो प्लस का क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जेड कोऑर्डिनेट लेंगे तो 2 × 6 माइनस 3 × 5, नीचे 2 माइनस 3 करोगे हैं, तो ऊपर देख रहे हैं 15 और 1 ना 12, माइनस का 3 बचेगा और नीचे माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो जो अभिष्ट बिंदु प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त होगा? जो आपका बाह्य विभाजक बिंदु है। एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, कॉमा जेड कोऑर्डिनेट। क्लियर? अगर ये पूछा जाए बिंदु ए की ओर है या बी की ओर, तो हमें पता चल रहा है अनुपात का मान 1 से कम है, तो बिंदु यहाँ होगा लेफ्ट वाले की ओर। और अगर अनुपात का मान 1 से अधिक हो जाएगा तो राइट वाले की ओर चला जाएगा बिंदु। क्लियर? समझ में आ गया? दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत 3 बिंदु कैसे दिए गए हैं? समरेट। यहाँ पर Q PR को किसी अनुपात में विभाजित करता है, वो अनुपात में ज्ञात करना है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन करता है, तो हम ऐसी स्थिति में हमेशा इंटरनल डिवीजन का ही प्रयोग करते हैं, अंतः विभाजन का प्रयोग करें। जब कहा जाए तभी हम बाह्य विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो अंतः विभाजन से वो अनुपात हम ज्ञात करेंगे। यदि वो अनुपात नेगेटिव आ जाता है, कैसा आ जाता है? नेगेटिव, तो फिर बाह्य विभाजन होगा। पॉजिटिव आ जाता है तो अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात वही रहेगा। समझ गए ना? केवल नेगेटिव चिन्ह आने से ये पता लग जाएगा ये बाह्य विभाजन हो रहा है। पॉजिटिव आता है तो अंतः विभाजन होता है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? अंतः विभाजन का ही लगाएंगे। तो चलो फाइंड करते हैं। चलो इसको फिगर से समझें। इस प्रकार की स्थिति है, एक बिंदु है P, एक बिंदु है R, इसको विभाजित कर रहा है Q या तो P के इधर हो सकता है, Q के 3 स्थितियों में हो सकता है, R की ओर हो सकता है या किसी मध्य भाग में हो सकता है। तो हम इसको कहाँ मान के चल रहे हैं? कहीं मध्य भाग में मान के चल रहे हैं। इस प्रकार से आप मान लेते हैं वो अनुपात लैम्डा अनुपात 1 है, एक राशि के रूप में चाहते हैं तो, और 2 राशि के रूप में देखना चाहते हो तो mn मान लोगे, तो m/n फाइंड करना पड़ेगा, लैम्डा अकेला फाइंड हो जाएगा, बात तो एक ही है। तो जैसे हमने उस अनुपात को मान लिया कि लैम्डा अनुपात 1 है। P के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? 3 2 -4। R के निर्देशांक दे रखे हैं 9 8 और -10। एवं
क्यू के निर्देशांक हैं 5, 4 और -6। किसी एक कोऑर्डिनेट की कंपैरिजन से फाइंड हो जाएगा, चाहे तो x को चुने, चाहे y को चुने, चाहे z को चुने। तो यहाँ पर मैं x कोऑर्डिनेट को मैंने चुना, तो अंतर विभाजन के अनुसार x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? x कोऑर्डिनेट का मान आपने अभी देखा है mx2। अब m नहीं चुना आपने, लैम्डा एवं इसके रूप में लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? लैम्डा x2 हो जाएगा प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यही तो फॉर्मूला हो जाता है आपका x कोऑर्डिनेट के लिए। अब इसके अंदर x कोऑर्डिनेट का मान लगाइए, आपकी यही तो है x कोऑर्डिनेट, x y z यही तो है, ये आपके x1 y1 z1, और इन्हें क्या मान रहे हो तुम? x2 y2 z2 के नजरिए से देख रहे हो। क्लियर? अपना नजरिया चेंज करें उसी प्रकार से। x की वैल्यू क्या है? 5। यहाँ पर लैम्डा x2 की वैल्यू क्या है? देखिए वहां से 9, तो कितने लैम्डा हो गए? 9 लैम्डा प्लस x1 की वैल्यू देखिए कितनी है? यहाँ से 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। बस इसे सॉल्व कर लें, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 9 लैम्डा प्लस 3, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बचे गुणन से 5 लैम्डा प्लस 5। सॉल्व करें लैम्डा के लिए, 4 लैम्डा बचेगा इधर कितना आ जाएगा? 4 लैम्डा। इधर देख रहा हूं 2 बचेगा, तो कितना बचेगा? 2। तो इससे हमें लैम्डा का मान क्या मिला है? 1/2। अब बताइए पॉजिटिव आ रहा है तो अंतर विभाजन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वो अनुपात क्या है? अभीष्ट अनुपात 1/2, अर्थात एक भाग तो पी की ओर रह जाता है, 2 भाग रह जाता है आर की ओर। तो इंटरनल डिवीजन हो रहा है, नेगेटिव आ जाता तो बाह्य विभाजन हो जाता। कन्फर्म? समझ में आ गया? तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बाईजेड तल विभाजित करता है, तो अनुपात हमें ज्ञात करना है। क्लियर? ऐसे है स्थिति का अवलोकन ऐसे कर सकते हैं। ये 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ए मान लिया, एक बिंदु बी मान लिया। अब बाईजेड तल इसको कहीं कहीं काट रहा होगा, मान लें इस प्रकार से बाईजेड तल है आपका। कौन सा तल है? बाईजेड तल। बाईजेड तल, अब यहाँ तो मैं ऐसे दिखा नहीं सकता, बाईजेड तल इस प्रकार से है, रेखाखंड ऐसे गुजर रहा है तल से, तो किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि 2 बिंदु पर ऐसा नहीं काट रहा है, कहीं से गुजर रहा हुआ तल इस प्रकार से, इस प्रकार से रेखाखंड जा रहा है, तो किसी एक बिंदु से गुजर रहा है, तो वो बिंदु हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ है, यहाँ से गुजर रहा है तल इस प्रकार से। ठीक है? अब ए के निर्देशांक क्या दिए गए हैं तुम्हें? -2, 4 और 7। बी के निर्देशांक क्या है आपके पास? 3, -5 और 8। ठीक है? अब बाईजेड तल के अंतर्गत कौन 0 होगा? x। बाईजेड तल के अंतर्गत कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक किस रूप के होते हैं? 3D के अंतर्गत आपको पता है 0/z, इस रूप के होते हैं। तो हमें बाई और जेड का मान तो पता नहीं है, बाई का मान कितना है, जेड निर्देशांक का मान कितना है, परंतु एक्स निर्देशांक का मान हमें अवश्य पता है, तो वो 0 होगा। तो एक निर्देशांक ही पता होना चाहिए, अनुपात के लिए कोई एक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है, उसमें x 0 अवश्य होगा, तो उसी का हम फायदा यहाँ पर उठाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि बाईजेड तल में x इक्वल क्या होगा? 0 होगा। अब हम x के लिए ही काम कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं x इक्वल होता है mx2 प्लस nmx1। लैम्डा वाला फॉर्म ले लें तो लैम्डा वाले में लगाते हैं, तो लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब x की वैल्यू क्या लगाएंगे? 0 युगल लैम्डा x2 की वैल्यू देखो वहां से कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन नीचे तो लैम्डा प्लस 1 चल ही रहा है। क्लियर? इसकी वैल्यू 1 है, x1 की -2 है, -2 है, यहाँ पर -2 है, इसकी वैल्यू -2 है ना x1 की वैल्यू। ठीक है? ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 में चला जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा? 3 लैम्डा -2 इक्वल 0। तो इससे लैम्डा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 2/3। तो अनुपात क्या प्राप्त होगा? इसे अनुपात रूप में लिखते हैं, अतः अभीष्ट अनुपात, अतः जो आपका अनुपात है वो आ गया 2/3। क्लियर? समझ में आ गया? आप यहाँ mn मान लेते तब आपको m/n मिल जाता लैम्डा के स्थान पर।
क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। समझ में आ गया। यहां पर 3 बिंदु दिए गए हैं, हमें तीनों बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना है। संरेख सिद्ध करने के अब तक हमारे पास कितने तरीके आ चुके हैं। कक्षा 10 में भी आपने देखा था, सिर्फ इसका क्षेत्रफल 0 करके संरेख सिद्ध कर देते हैं। दूरी सूत्र से भी आपने देखा है, संरेख सिद्ध हो जाते हैं, देख चुके हो। अब यहां पर कहा गया है स्पेशली विभाजन सूत्र के प्रयोग से संरेख करें। कैसे भी संरेख कर देंगे हम तो अमान्य हो जाएगा, मान्य नहीं किया जाएगा। कौन सा मान्य किया जाएगा, विभाजन सूत्र के द्वारा। तो क्या तात्पर्य है विभाजन सूत्र से सिद्ध करने का, पहले ये बात समझ लेनी चाहिए। हम एक अनुपात ज्ञात करेंगे, सी ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, या ए बी सी को या बी ए सी को, कोई सा भी अनुपात ज्ञात करें यहां पर, चाहे बाह्य विभाजन चाहे अंतः विभाजन। जो अनुपात प्राप्त होगा वो एक वास्तविक अनुपात होना चाहिए। कैसी राशि होनी चाहिए, लैम्डा का मान वास्तविक राशि होनी चाहिए। अगर वो वास्तविक राशि प्राप्त होती है तो वास्तव में विभाजन हो रहा है। विभाजन हो रहा है तो विभाजन तभी संभव है जब वो एक ही रेखा पर होंगे। एक रेखा पर नहीं होगी तो विभाजन हो ही नहीं सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, अनुपात यदि वास्तविक राशि प्राप्त होती है तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि ये बिंदु इसे विभाजित कर रहा है, अर्थात ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं, एक ही रेखाखंड है। अगर अनुपात काल्पनिक राशि प्राप्त होता है तो विभाजन संभव नहीं है, इसलिए हम कह देंगे दिए गए बिंदु संरेख नहीं हो। कन्फर्म। तो केवल हमें अनुपात ज्ञात करना है तो वास्तविक राशि प्राप्त होता है अथवा नहीं होता है। तो चलिए अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे समझ लें, यहां पर आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, यहां कहीं कोई सी बिंदु है। तो निर्देशांक एक है, ए के निर्देशांक क्या है, 2 -3 4। सी के निर्देशांक हैं आपके 0 1/3 2। बी के निर्देशांक आपके क्या है, -1 2 और 1। किसी एक कोऑर्डिनेट का प्रयोग करें, x का, y का या z का, किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अंतर विभाजन यूज कर रहा हूं। x इक्वल क्या होता है, लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। इससे लैम्डा ज्ञात हो जाएगा। x की वैल्यू लगाइए, कितनी है आपकी 0। आप कहोगे आपने इसको ही क्यों चुना है, x को इसलिए चुना है, प्रश्न करते समय हमेशा हम कहा जाते हैं सरलता की ओर, समय का भी तो ध्यान रखना होता है। तो यहां पर 0 है x, तो इससे कैलकुलेशन सरल हो जाएगी हमारी। युगल लैम्डा x2 माइनस लैम्डा हो जाएगा क्योंकि -1 है। यहां पर मान कितना है, प्लस का 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब जैसे ही पंच गुणा कराऊंगा तो ये फैक्टर 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास केवल ये रह जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल 0। इससे हमें लैम्डा का मान है वो कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। 2 कैसी राशि है, वास्तविक। यही हमें देखना था कि लैम्डा का मान वास्तविक आता है तब विभाजन हो रहा है, अगर काल्पनिक आता है तो विभाजन नहीं हो रहा है। विभाजन कब संभव नहीं है, जब वो संरेख नहीं है। अगर वो संरेख है तो विभाजन अवश्य होगा। क्लियर। तो इससे हम कह सकते हैं क्योंकि अनुपात एक वास्तविक राशि है, अनुपात एक वास्तविक राशि है। वैसे तो आप ये चिन्ह भी समझ गए हो, डायरेक्ट ये भी कह सकते हो चूंकि लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, इतना कह दो। इतनी बड़ी बात के लिए आप इतना भी कह सकते हैं लैम्डा बिलोंग्स टू आर, इतने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या कहेंगे, तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए बिंदु ए बी एवं सी एक ही रेखा पर स्थित है। समझ में आ गया। आप इतनी बड़ी भाषा नहीं लिखना चाहते हैं, केवल ये भी कह सकते हैं लैम्डा बिलोंग्स टू आर। कंफर्म। 5वें क्वेश्चन के अंतर्गत 2 बिंदु दिए गए हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित अर्थात समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदु हमें फाइंड करना है। एक रेखाखंड को 3 भागों में बांटने के लिए कितने बिंदु चाहिए, 2।
रेखाखंड के कितने भाग कर रहे हैं? 3। तो बिंदु कितने चाहिए? 2। इस मार्कर को एक जगह से तोड़ूंगा, कितने टुकड़े हो जाएंगे? 2 जगह से तोड़ूंगा तो 1 अधिक होती है भागों की संख्या। समझ गए ना? तो 2 बिंदु प्राप्त होंगे हमें। इस प्रकार से देखिए, ये आपका P बिंदु है, यहां पर आपका Q बिंदु, ये रेखाखंड हो गया PQ। अब यहां पर समान 3 भाग करने हैं बराबर लंबाई के। तो एक बिंदु आपने यहां मान लिया, तो एक बिंदु आपने यहां मान लिया। इस प्रकार से 2 बिंदु होंगे। अब आपके जो बिंदु है PQ, आप चाहे तो ये भी माने, चाहे तो RS माने, जो भी उनके नाम तो रखने पड़ेंगे। तो नाम में यहाँ पर R और S रख देता हूं। मान लो वो बिंदु R और S है, आपको फाइंड करने हैं। तो R PQ को किस अनुपात में विभाजित करेगा? 1 अनुपात हमें चाहिए। S किस अनुपात में करेगा? तो हम फाइंड करेंगे। 1 1 1 कितने भाग हो गए हैं? 3। अनुपात क्या है? भागों के ही तो अनुपात है, वो टोटल भागों की संख्या होती है। अनुपातों का योग करते हैं, वो कुल भागों की संख्या होती है। तो टोटल योग तो 3 हो रहा है, 3 भाग हो गए। अब 3 भागों में से 1 भाग इधर रह गया है, तब 2 भाग उधर रह जाएंगे। जब 2 भाग इधर होंगे तब 1 भाग इधर रह जाएगा। तो यहां पर हम चाहे तो लैम्डा वाला फॉर्म यूज करें, एन वाला फॉर्म यूज करें, जो भी अपनी मर्जी है। तो देखिए यहां पर 1 भाग इधर लोगे तो इधर कितने भाग रह जाएंगे? 2। तो ये अनुपात तो किसके लिए यूज होगा? R के लिए। परंतु S के लिए 2 भाग इधर रह जाएंगे, तो 1 भाग कहां रह जाएगा? इधर। तो R प्राप्त करने के लिए तो 1 अनुपात 2, S प्राप्त करने के लिए 2 अनुपात 1। यही तो करना है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला। तो पहले मैं R के निर्देशांक ले रहा हूं। ठीक है, R के लिए, तो R के लिए X निर्देशांक चाहिए, Y निर्देशांक चाहिए, Z निर्देशांक चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है आपका? nx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। लगाए मन, m 1 x2, ये बिंदु यहां देख ले या इनको यहां देख ले। 4 2 -6, ये बिंदु है आपका 10 -16 6। चलो बोलो मान वहां से। 1 इंटू 10 प्लस बोले 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 है, 1 है ना, उसी क्रम में लिखो। 1 प्लस 2 क्या प्राप्त हुआ? 10 8 18 होगा, डिवाइड बाई 3 कितना आ गया? 6। ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट प्राप्त करो। n तो वही रहेगा, तो 1 केवल बिंदु बदलोगे, माइनस का 16 आ गया, प्लस 2 2 नीचे तो वही रहेगा, 1 प्लस 2 कितना हो गया? -16 और प्लस का हो गया 4, तो माइनस का कितना रह गया? 12। तो माइनस का रह जाता है 12 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया? -4। तो जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जेड कोऑर्डिनेट फाइंड करें। तो जेड कोऑर्डिनेट के लिए अनुपात तो वही चल रहा है। एक जेड कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है? 6 प्लस 2 क्या है जेड कोऑर्डिनेट आपका? -6 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कितना हो गया? माइनस का 6 3, तो क्या आ जाएगा? -2। तो आपका जो बिंदु है R प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? X कोऑर्डिनेट, फिर Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट। R प्राप्त हो गया। उन्हें कौन सा बिंदु प्राप्त करना है? S के लिए X कोऑर्डिनेट। तो यहां पर अनुपात केवल बदलेगा, बिंदु तो वही चल रहे हैं, तो अनुपात बदल देता हूं। यहाँ 2 आ जाएगा तो वहां 1 आ जाएगा, इस प्रकार से चलेगा। तो X कोऑर्डिनेट लेता हूं मैं। ठीक है, तो X कोऑर्डिनेट के लिए 2, यहाँ पर 10, यहाँ पर 1 4, नीचे हो जाएगा 2 प्लस 1। योग तो क्रम में है, उतना ही रहेगा। 20 4 24 हो गए, डिवाइड बाई 3 कितना आ गया? 8। बाई कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे 2, तो देखिए यहाँ पर कितना है? माइनस का 16 है, -16 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया? माइनस का 32। 32 से 2 कम कर दोगे तो माइनस का 30 रह जाएगा, -30
डिवाइड बाई 3, तो माइनस का कितना आ जाएगा 10। फिर आप जेड कोऑर्डिनेट फाइंड करें, 2 कितना है मान 6 प्लस 1 कितना मान है -6 अपॉन 2 प्लस 1 कन्फर्म। यहां से कितना हो गया 12, ये माइनस का 6 तो प्लस का कितना बचेगा अपने पास 6 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 2। तो बिंदु जो आपका S है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, बिंदु S आ जाएगा अपना 8 -10 एवं 2। क्लियर, समझ में आ गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। अब जो एक्सरसाइज शुरू होने वाली है वो है कलन। यहां पर सीमाओं को समझना होगा, आकलन को समझना होगा। कलन गणित की वह शाखा है जो 2 भागों में बट जाती है आगे जाकर के। एक भाग हो जाता है अवकलन, एक भाग हो जाता है समाकलन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है गणित की। इसके आधारित 12th क्लास में आपको 38 नंबर प्राप्त होंगे। 12th के अंतर्गत 80 नंबर का पेपर बनेगा। 80 नंबर के पेपर के अंतर्गत 42 नंबर अन्य एक्सरसाइज के होंगे, बाकी आपके 38 नंबर केवल कलन से होंगे। तो इसलिए जो 13 प्रश्नावली है उसे समझ लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपको कराया जाएगा। ठीक है।